आज हम दिव्येदी युग की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। दिव्येदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन संभाला और उसके साथ ही उन्होंने हिंदी भाषा के संस्कार, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग के द्वारा उसे परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने कविता के दायरे को व्यापक कर दिया। वे कहते हैं कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है और होनी चाहिए। इस युग में जो एक बड़ी प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है वो काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने की है तथा गद्य क्षेत्र में भाषा का परिष्कार कर उसे व्याकरण सम्मत बनाना। द्विवेदी युग में हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता की ओर मोड़ा गया, जड़ता से प्रगति और रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता की ओर ले जाने में इस युग के कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, लोचन प्रसाद पांडे आदि अनेक कवियों ने इस युग में खड़ी बोली को काव्य के उपयुक्त भाषा बनाने का सफल प्रयास किया। राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रोत्थान, मानवता की अभिवृद्धि, आदर्शवादिता, नीतिशीलता की स्थापना, समाज सुधार, आत्मगौरव, परोपकार आदि प्रवृत्तियों का इस युग में प्राधान्य रहा। हरिओद की विरहणी राधा और प्रिय प्रवास में समाज सेविका का रूप प्रदान करते हैं, तो साकेत में गुप्त जी सीता गांधीवादी विचारों को वहन करती है। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य और हरिओद जी कृत प्रिय प्रवास इस युग की महत्वपूर्ण देन है। रीति काल की श्रृंगार भावना जो भारतेंदु काल में रही वह द्विवेदी काल में समाप्त हो गई। साहित्य की प्रत्येक विधा में अब नैतिकता का साम्राज्य स्थापित होने लगा। द्विवेदी युग के महान कवियों में जिनका महत्वपूर्ण स्थान है वो हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ। उनकी मृत्यु 1964 में हुई। गुप्त जी के बहुत सारे उपनाम थे। कभी वो रसिकेश, रसिक बिहारी, रसिकेंद्र, मधुप आदि नामों से कविताएं किया करते थे। इनका जो प्रिय छंद था वह हरिगीतिका था। सियाराम शरण गुप्त जो एक बड़े कवि हुए हैं उन्हीं के छोटे भाई थे। इनकी प्रारंभिक कविताएं वैश्योपकारक पत्रिका में छपती थीं, बाद में फिर सरस्वती पत्रिका में छपने लगी। इनकी पहली कविता हेमंत खड़ी बोली में सरस्वती में ही छपी थी। इनका पहला खंड काव्य रंग में भंग है। इनकी महत्वपूर्ण रचना जो इनकी रचना काल में मील का पत्थर साबित हुई वह थी भारत भारती। 1912 में रचित यह जो राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम की से युक्त भरी हुई जो रचना थी, इसी के कारण गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ये कहते हैं, क्षत्रियों सुनो,
अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट करो। गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना भारत भारती में पूर्णतः मुखरित हुई है। मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागृति और नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए अपनी रचनाओं को जन जन तक पहुंचाया। इनकी प्रमुख रचनाओं में जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया प्रसिद्ध है। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे और साकेत इनका राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, जिसके नवम सर्ग में ये उर्मिला के विरह वर्णन का विशद रूप में चित्रण करते हैं। 8वें सर्ग में इन्होंने कैकेयी का पश्चाताप दिखाया है। यशोधरा अपने खंड काव्य में वो नारी की विवशता का चित्रण करते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त का योगदान इस क्षेत्र में बहुत बड़ा है कि उन्होंने उपेक्षित नारी जैसे उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया, इनको अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाया और प्रमुख चरित्र का निर्माण किया। भारत की अवनति के कारणों की खोज एवं भव्य अतीत के गौरवगान से नवजागरण का कार्य संपन्न किया इन्होंने भारत भारती के माध्यम से। तो पंचवटी में ये राम के वनवास का चित्रण करते हैं, तो वन वैभव में अंग्रेजों की सांप्रदायिक फूट डालो राज्य करो की नीति को उजागर करते हैं। अगर मैथिली शरण गुप्त ने बंगला भाषा में भी रचनाओं का अनुवाद किया है, मेघनाद वध, प्लासी का युद्ध, यह मेघनाद वध इनका बंगला के माइकल मधुसूदन दत्त के मेघनाद वध का ही अनुवाद है। मैथिली शरण गुप्त को युग प्रवर्तक कवि, द्विवेदी काल के प्रतिनिधि कवि, राष्ट्र कवि, द्विवेदी युग के शीर्षस्थ कवि, महावीर के प्रसाद, आधुनिक युग के वैतालिक, सामंजस्यवादी कवि आदि नामों से पुकारा जाता है। स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और जेल में रहकर इन्होंने कुणाल गीत और जय भारत के अंश लिखे थे। शुद्ध प्रेम, जिसे सात्विक प्रेम हम कह सकते हैं, उसका चित्रण ये साकेत में भली भांति करते हैं। उदाहरण के तौर पे, सखी दोनों ओर प्रेम पलता है, शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु तू वृथा ही क्यों दहता, पर पतंगा पढ़कर ही रहता, कितनी विहलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंगा भाग लिपि काली, किसका वश चलता है। सखी दोनों ओर प्रेम पलता है। जब प्रसाद की वेदना की हम बात करें, आह वेदना मिली विदाई, तो उससे पहले मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में वेदना के बारे में कह दिया। वेदना तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह खनी। ये अपनी मातृभूमि से प्रेम करने वाले कवि थे, एक देशभक्त थे, और इसीलिए लिखते हैं, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है।
नगेंद्र तो इन्हें जीवनवादी काव्य के लेखक कहते हैं और साकेत को जीवनवादी काव्य कहते हैं। गुप्त जी की अगर सबसे बड़ी विशेषता का हम बात करें तो वह है कालानुसरण की क्षमता। दिव्येदि युगी नीति, आदर्श, पुनरुत्थानवादी सांस्कृतिक चेतना, मानवतावादी भावों, सब कुछ अकेले मैथिली शरण गुप्त जी में देखा जा सकता है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के महान प्रतिभाशाली कवि हुए हैं।